हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभ्यास सीरीज में हम लोग प्रतिदिन जो क्वेश्चन की श्रृंखला करते हैं उसमें आज बुधवार है और उसमें हम लोग का टर्म है मॉडर्न इंडिया का। और मॉडर्न इंडिया में आज हम जो एरिया लेंगे बेसिकली वो मुगल वर्सेस ब्रिटिश का लेंगे। तो प्रश्न ये है कि इन व्हाट वे डिड द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स, एलैबोरेट। यानी कि कंपनी का भारतीय प्रशासन और भारतीय शासकों के अंतर्गत प्रशासन दोनों में क्या अंतर था, ये आपको विस्तार से बताना है। ठीक है, तो कंपनी रूल और इंडियन रूलर्स का रूल, इन दोनों में डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंस करना है आपको। तो बेसिकली क्या है कि जो कंपनी रूल है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, वो किसके लिए यूज करते हैं? वो हम यूज करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जो 1767 से 1858 तक माना जा रहा है। 1858 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया था 1857 के विद्रोह के बाद। और 1858 से क्या हुआ था, 1858 से क्या हुआ था, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन चला गया था। तो 1858 तक के रूल की बात हम कर रहे हैं जब हम कंपनी रूल बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कई सारे अंतर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसमें, और जो उसके पहले मुगल शासन था, या बेसिकली जो इंडियन शासन था उस समय तक मुगल शासन ही था, उसमें इन दोनों में क्या अंतर था इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कैसे हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में अगर आप देखें तो शासन की दो इकाइयां थी जिसको डुअल गवर्नमेंट कहा जा रहा था। और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए था, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था वो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो पॉलिटिकल मामलों को देख रहा था। और ये इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ बंगाल आ रही थी, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास आ रही थी और गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे आ रही थी। बंगाल के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसी को कहेंगे कि मतलब ये ऑल ओवर इंडिया के भी एरिया को बंगाल के थ्रू ही देख रहे थे। जबकि अगर हम मुगल शासन की बात करें, मुगल प्रशासन की बात करें, तो उसमें सबसे ऊपर क्या होता था, एम्परर होता था, जिसको बादशाह और कमांडर इन चीफ सब माना जाता था। उसके पास सारी पावर्स होती थी। उसके सपोर्ट में कोर्ट ऑफिशियल्स होते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि एक तरीके का एडवाइजरी मंत्री हुआ करते थे, और नोबल्स हुआ करते थे। तीन पिलर्स थे। और मंत्रियों में कई तरीके के मंत्री होते थे, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए, वित्त के लिए, एक्सचेकर के लिए, जुडिशरी के लिए और पब्लिक वर्क्स के लिए। और उनसे नीचे आते थे मनसबदार। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली ऐसे इस ऑर्डर में चलता था, और ब्रिटिश का मैंने आपको बता दिया। अब इन दोनों में अंतर क्या था, उस अंतर को समझिएगा। मैंने आपको स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताया, पूरा फंक्शनल डिफरेंस भी समझिएगा। सबसे पहले अगर हम देखें रेवेन्यू सिस्टम में क्या अंतर था, तो जो रेवेन्यू सिस्टम में था, ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम, रैयत वाली और महारवारी सिस्टम लागू किया था अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में। ठीक है, जबकि मुगल शासन में जो रेवेन्यू का कलेक्शन होता था उसके लिए बेसिकली मोटे तौर पर दहशाला सिस्टम और जब्ती प्रणाली लागू थी। दूसरा कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ का है और रूल बाय रूलर है। तो ब्रिटिशर्स जो है वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, और बेसिकली वो यूनिफॉर्म सिविल कोड और क्रिमिनल कोड, इन सब के द्वारा फॉर्मली ट्रेंड आर्मी, पुलिस सिस्टम, यानी कि लॉ और लॉ के इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन करने की बात कर रहे थे। जबकि जो मुगल रूलर्स का केस था वो हेरिडेटरी सिस्टम था। यहाँ तक कि पुलिसिंग भी लगभग हेरिडेटरी थी, जागीरदार, पॉलीगार्स, ये सब पाए जा रहे थे। तो रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ रूलर का डिफरेंस था। नेक्स्ट अगर हम ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी की बात करें, तो अंग्रेजों ने भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट क्रिएट करी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल पावर्स रखता था। और इसके साथ साथ उन्होंने एक जुडिशियल सिस्टम जो नीचे से ऊपर तक था वो डेवलप किया। जबकि लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो बेसिकली मुगल रूलर्स की बात करें, तो उन लोगों में इतना क्लियर कट नहीं था। और वहाँ पर यद्यपि उन्होंने कोर्ट के अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशंस कर रखे थे, लेकिन वो कोर्ट के जो जज हुआ करते थे या जो डिसीजन मेकर्स हुआ करते थे, वहाँ पर ज़्यादातर काजी या ऐसे जो रिलीजियस लॉ जानने वाले लोग थे वो करते थे। वो सेकुलरिज्म के बेस पर उनके जुडिशियल सिस्टम बेस्ड नहीं था, और ना ही क्लियर कट हायरार्की उतना फॉलो होती थी। पॉलिटिकल मोटिव की बात करें
तो अगर हम देखें तो अल्टीमेट मोटिव क्या था ब्रिटिशर्स का, वो था ट्रेड करना, फिर पॉलिटिक्स और इकोनॉमी और वेल्थ कमाना। ठीक है, ये धीरे धीरे अंग्रेजों का बढ़ता गया, लेकिन बेसिकली वो आए थे ट्रेड करने के लिए। जबकि जो ब्रिटिश जो रूलर से पहले हैं, जो ये कंपनी रूल से पहले है, मुगल रूल है, वहां पर वो लोग भारत से कमा के जाना नहीं चाह रहे थे, वो भारत में रह रहे थे, वो भारत के निवासी थे और भारत में अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहे थे और भारतीयों को भी संतुष्ट करना चाह रहे थे। तो उसमें ह्यूमन एस्पेक्ट्स भी था, प्रॉफिट मोटिव उतना बेसिक पर्पस उनका नहीं था, क्योंकि प्रॉफिट कमा के उनको कहीं अलग जाना नहीं था। इकोनॉमिक मोटिव की बात करें, तो अगर इकोनॉमिक मोटिव की बात करें तो जाहिर सी बात है, ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया एक मार्केट था और वो मार्केट से पैसा कमाने आए थे, उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि यहाँ के लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं, जबकि अंग्रेजों के साथ, जबकि मुगल्स के साथ ऐसा नहीं था। नेक्स्ट, सोशल और कल्चरल इंटरफेरेंस की बात करें, तो जो मुगल काल है, वो लोग ज़्यादातर लोकल कल्चर में इंटरफेयर नहीं करते हैं और ना ही उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश करते हैं, जबकि ब्रिटिशर्स इसकी बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि वो उसको मॉडर्नाइज और लिबरल करें। जैसे कि हर एक मामलों में उनका हस्तक्षेप होता है, जबकि मुगल्स लोकल मामलों में और लोकल कल्चर में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, अब इन सब के कारण क्या होता है, इस सब के कारण अंग्रेजों के प्रति लोगों के मन, कंपनी के मन में लोगों के प्रति नाराजगी होती है। जबकि जो वो मुगल्स के साथ है, वहां पर लोकल लोग उतने ज्यादा उनसे नाराज नहीं होते हैं। तो ये सब कई सारे बेस हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि मुगल्स में और इंडियंस में क्या क्या, इंडियन रूलर्स में क्या क्या डिफरेंस थे। तो बेसिकली आप इंटेंशन के बेस पर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बेस पर और फंक्शनिंग के बेस पर कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर दीजिए और बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में इस तरीके की व्यवस्थाएं थी। बेसिकली वो इन सोल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन था, इन सोल वो करप्ट और एक्सप्लॉयटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन था, और उसका बेसिक एरिया ऑफ फंक्शन इकोनॉमिक ही था। इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर दीजिए। और ये रहा आज का क्वेश्चन। आपको अगर कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप निश्चित तौर पर पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू।